साथियों, आप सबको सादर नमस्कार। चंद्राकर सर क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मतगणना की शुरुआत के मतगणना की शुरुआत के बाद का जो प्रोसेस है उसको हम लोग आज चर्चा में शामिल करने वाले हैं। तो आइए आप सबके स्वागत के साथ चर्चा का आगाज करें। जैसे ही मतदान समाप्त होता है, हम मतपेटी का जो छोटा ढक्कन है उसको लगा करके सीलिंग करके आधा या 1 घंटा यथास्थिति हम ब्रेक ले लेंगे। और जैसे ही ब्रेक से आएंगे, गणना सहायक का हम लोग गणना एजेंट जिसको हम लोग बोलते हैं उसका हम लोग वहाँ पर नियुक्ति करेंगे और नियुक्ति के साथ ही मतगणना का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। सबसे पहले उस मतगणना जो अभिकर्ता है उसको पेटी को दिखाना है कि इस 1 घंटे के दौरान या आधे घंटे के दौरान इसमें कोई विकृति आई है या नहीं आई। और जब वो संतुष्ट हो तो सील को तोड़ना है। 2 सील तोड़ना पड़ेगा। एक ऊपर का छोटा ढक्कन, वो जब खुलेगा तो नीचे में और जो हम लोगों ने एड्रेस टेग के साथ जो सील किया है उसको भी तोड़िएगा। और तोड़ करके जो छोटा सा क्लैंप है उसको खिसका दीजिएगा। जैसे आप क्लैंप को खिसकाएंगे और ढक्कन को खींचेंगे तो वो जो पेटी है उसका ढक्कन पूरा खुल जाएगा। और इसके पहले आप लोग अरेंजमेंट कर लिए होंगे। जो मतगणना अभिकर्ता है उसको बेंच में बिठा दीजिए, आप लोग नीचे में बैठिए और इस पेटी से आप मतपत्र को हाथ से निकालिए। उसको उल्टा करके झटका नहीं देना है। ऐसे करने से मतपत्र इधर उधर गुम होने की संभावना है, तो इस स्थिति से बचिए। हाथ से प्रेम के साथ आप सारे मतपत्र को निकाल दीजिए। सारे मतपत्र को निकालने के बाद वो जो मतगणना अभिकर्ता बैठे हैं उसको पेटी को दिखा करके संतुष्ट कर लीजिए कि इस पेटी में एक भी मतपत्र अवशेष नहीं है। इसके बाद जो मतपत्र नीचे आप लोगों ने कर लिया है उसको रंग के हिसाब से अलग अलग उसकी छटनी कर लीजिए, क्योंकि 4 प्रकार के मतपत्र आपको मिले हैं: सफ़ेद, नीला, पीला और गुलाबी। तो सबसे पहले आप रंग के आधार पर सबको अलग अलग कर लीजिए। रंग के आधार पर अलग अलग करने के पश्चात सबसे पहले जो पंचों का जो सफ़ेद रंग का मतपत्र है उसको वार्ड वाइज अलग अलग कर ले। वार्ड वाइज अलग अलग करने के लिए आपको मदद करेगा शुभेदक का सील जो मतपत्र के पीछे आप लोगों ने लगाया है, उसमें वार्ड लिखा हुआ है। आप वार्ड वाइज अलग अलग उसका बंडल बना लें। तो इस प्रकार से एक बंडल आपको सरपंच का मिल जाएगा, एक बंडल जनपद का, एक बंडल जिला का, और जितने वार्ड हैं उतने बंडल सफ़ेद रंग के अलग से मिलेगा। इसके बाद आप लोग चालू करिए मतपत्रों को। जो आप लोग बंडल बनाए हैं उस मतपत्रों की समीक्षा चालू करिए, अर्थात जांच चालू करिए। अर्थात अब हमें कैंडिडेट के अनुसार उसको अलग अलग बंडल बनाना है। अभी गिनती नहीं करना है, अभी तो हमने उल्टा रखा हुआ है ना। जितने भी बंडल है उसको हमें उल्टा रखना है। अब किसी एक वार्ड के बंडल को लीजिए और अभ्यर्थी के अनुसार से उस मतपत्रों को अलग अलग से बंडल बनाइए। इसके लिए प्लास्टिक की टोकरी प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन इसकी उम्मीद नहीं है कि प्लास्टिक की टोकरी मिले, इसलिए हमें काम चलाना है।
वहीं पर अलग अलग से हमें रखना है, दूरी इतना बना के रखना है कि वो एक दूसरे में मिक्स ना हो। और अभी भी हमें उल्टा रखना है ताकि अभ्यर्थी का नाम और चिन्ह ना दिखे, उसको उल्टा ही रखना है। इस दौरान कुछ मतपत्र ऐसे मिलेंगे जिसमें संदेह होगा, अब उसी संदेह का ही हमें समीक्षा करना है। तो सबसे पहले आप मतगणना अभिकर्ता को नियम बता दीजिए, वो कौन कौन से मतपत्र हैं जिसको खारिज किया जा सकता है, अर्थात उसे प्रतिक्षेपित किया जा सकता है, अर्थात वो अवैध श्रेणी के अंतर्गत आएगा। इन नियमों से उसको परिचित करवा दीजिए। उसी पर इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जब आप अभ्यर्थी के अनुसार उस मतपत्र को अलग अलग से बंडल कर रहे होंगे तो आपके पास कुछ ऐसे मतपत्र आएंगे जिसकी आने की संभावना है, उस पर हमें चर्चा करनी है। ऐसे मतपत्र भी आ सकते हैं जिस पर कोई चिन्ह या लेख है जिससे मतदाता को पहचाना जा सकता है। आइए इसका नमूना देख लें हम लोग, कैसे हो सकता है। ये देखिए, एक मतपत्र नमूने के तौर पर आपके सामने है, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। ये मतपत्र गौर से देखिए आप, इसमें ठीक है चिन्ह तो लगा है, लेकिन ऊपर में उन्होंने कोई ऐसे संकेत बना दिया है जिससे उस मतदाता का पहचान हो सकता है। ऐसे मतपत्र को हमें प्रतिक्षेपित अर्थात खारिज कर देना है, अर्थात अवैध कैटेगरी में इसको लाना है। आइए और कुछ बातें हैं उसको हम लोग ध्यान दें। दूसरा, ऐसे भी हो सकता है कि मतपत्र बनावटी निकल जाए, अर्थात कोई मतदाता जो है वो अपने घर से मतपत्र छपवा के लाया है और हमने जो उसको दिया था वो जेब में लेकर के चला गया है, तो उसका भी पहचान आपको करना है। पहचानने का आसान तरीका है, उसमें जो क्रमांक है, सीरियल क्रमांक, वो नहीं रहेगा या भिन्न रहेगा, और पीछे में शुभेदक का सील व पीठासीन का साइन नहीं मिलेगा। ऐसे मतपत्रों को भी आपको खारिज करना है। साथ ही साथ ऐसे मतपत्र भी निकल सकता है जो फटा हुआ हो सकता है मतदाता मतपत्र के कुछ भाग को फाड़ के जेब में रखा और चला गया है, तो ऐसे मतपत्रों को भी आपको रिजेक्ट करना है। साथ ही साथ मतदान केंद्र में उपयोग में लाए जाने वाले प्राधिकृत मतपत्रों के अनुक्रमांक, जो हमने सीरियल से अनुक्रमांक वाला मतपत्र हम लोगों ने जो दिया है उससे डिफरेंट मतपत्र मिल जाए। अब बोले यहाँ एक एक नंबर को कौन देखता है, यकीन मानिए यदि नंबर डिफरेंट है तो पीछे तरफ तो सुभेदक का चिन्ह मिलेगा नहीं। ऐसे मतपत्रों को आपको रिजेक्ट करना है। कुछ ऐसे मतपत्र भी हो सकते हैं जिसमें सुभेदक का चिन्ह न लगा हो, पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर भी ना हो, लेकिन नंबर जो है वो मैचिंग हो रहा है। ये देख लीजिएगा, ये बहुत बड़ी गलती हो सकता है, और ये गलती हो सकता है हम सभी अधिकारियों का जो चुनाव संपन्न कराने के लिए वहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और धोखे से एक मतपत्र में हमने सुभेदक का सील लगाना भूल गया है, तो इसके बारे में गौर करिएगा जरूर। इसके बारे में नीचे और चर्चा हम लोग करेंगे। चलिए अगला, उस मतांकन का चिन्ह नहीं लगा है, अर्थात घूमने वाले तीर का चिन्ह नहीं लगाया है और उन्होंने कोई दूसरा चिन्ह लगा दिया है। आइए इसको भी हम लोग देख लें, ये किस प्रकार से हो सकता है। ये देखिएगा, ये यहाँ पर आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगा है। देखिए इसको मैं स्क्रीन पर और छोटा कर देता हूँ। वो लेके तो गया लेकिन किसी में सील नहीं लगाया और ज्यों का त्यों मोड़ के पेटी में डाल दिया। ऐसे मतपत्रों को भी आपको खारिज करना है। आइए अगली स्थिति पर चर्चा करें।
उसमें एक से अधिक अभ्यर्थी के खाने पर चिन्ह लगा दिया हो। ऐसे भी स्थिति आ सकती है कि मतदाता ने एक से अधिक कैंडिडेट के चिन्ह के ऊपर सील लगा दिए हों। देखिए ये नमूना आपको दिखाई दे रहा है, ये वो मतदाता है जो 2 अभ्यर्थी के खाने में सील लगाया है। ये आपको दिख रहा होगा, उगता सूरज और ये गुलाब का फूल, दोनों में उन्होंने मतांकन कर दिया है। ऐसे मतपत्रों को भी आपको खारिज की श्रेणी में रखना है। आइए चर्चा को आगे बढ़ाएं। अब अगली स्थिति जो आ सकती है वो ये है कि यहाँ पर जो उसको घूमते हुए तीर का जो सील दिया गया है उसको उन्होंने नहीं लगाया। ये 1.5 होशियार लोग कई मिलते हैं और हो सकता है वो पेन वगैरह लेके गया हो और वहाँ से पेन से या किसी भी चीज़ से कोई अन्य निशान लगा दिए हों। इसका भी नमूना देखिएगा, स्क्रीन पर आपको नज़र आ जाएगा। ये देखिए, ये महाशय जो है वो ऐसे मतदाता है जिन्होंने घूमते हुए तीर का जो सील है वो किसी में नहीं लगाया है, लेकिन ये देखिए यहाँ पर उन्होंने पेन से 2 चिन्ह बना दिया है। तो ऐसे मतपत्र को भी खारिज की श्रेणी में रखा जाएगा। आइए और कुछ स्थिति जिस पर हमें विचार करना है वो ये है, मतांकन का चिन्ह पृष्ठभाग मतलब पीछे तरफ है ना, या छायांकित स्थान के अंदर बना दिया गया है। कई मतदाता होते हैं, कोई भी कारण हो सकता है, वो सामने वाली भाग में घूमते हुए तीर का जो सील है उसको ना लगाएं और पीछे तरफ लगा दें। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये पीछे, ये यहाँ पर मतदाता ने सील लगा दिया है, यहाँ पर लगा दिया है। ऐसे मत पत्र को भी आपको रिजेक्ट अर्थात खारिज की श्रेणी में रखना है। एक और मत पत्र का नमूना आप देखिए, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर जो घूमते हुए तीर का जो चिन्ह है वो पूरी तरह से छायांकित भाग में है। ऐसे मतपत्र को भी आपको रिजेक्ट की श्रेणी में रखना है। साथियों, एक मतपत्र आपको स्क्रीन पर और नज़र आ रहा होगा। इस मतपत्र में कई तीर के निशान लगे हुए हैं, जिसमें से कुछ भाग एक अभ्यर्थी की ओर इंगित कर रहा है, कुछ भाग दूसरे अभ्यर्थी की ओर इंगित कर रहा है। साथियों, ऐसे मतपत्र को भी आपको खारिज की श्रेणी में रखना है। एक मतपत्र आपको स्क्रीन पर और नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर अंगूठे का निशान बना हुआ है। ऐसे मतपत्र को भी आपको खारिज की श्रेणी में ही रखना है। इस प्रकार से आप मतगणना जो एजेंट है, जो अभिकर्ता है, उसके सामने बहुत अच्छे ढंग से जो अवैध मतपत्र है जिसको हम प्रतिक्षेपित या खारिज करते हैं उसकी छटनी, जांच, समीक्षा जरूर कर लें। उसके बाद ही गिनती चालू करें तो समस्या ज़्यादा नहीं आएगी। ऐसे मतपत्रों को अलग कर लीजिए, उसको दिखा के अलग कर लीजिए। इतना मत दिखाइए कि उसकी जो हाथ है उस मतपत्र तक पहुँचे, दूर से दिखा दीजिए। सबको अच्छे से समझा के दिखा दीजिए, है ना, कोई परेशानी नहीं होगी। सब अपना विवेक का जरूर इस्तेमाल करके काउंटिंग से पहले आप इसको बहुत अच्छे ढंग से अलग से कर लीजिएगा। और अलग से करके जितना मतपत्र खारिज हो रहा है सबके पीछे में ये जो सील है उसको लगा दीजिए। ये देख पा रहे हैं आप लोग, इस सील को लगा दीजिए। अब इस सील में 2 लाइन है जिसको आपको फिलअप करना है। एक है आधार, खारिज करने का आधार क्या है, और दूसरा है नियम 76(1) का वो कौन सा भाग है। बहुत सारे भाग है, क ख ग घ छ छ, तो इसको आपको लिखना है। जैसे उदाहरण के आधार पर मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये वाली स्थिति आई है। ये कौन सी स्थिति है, देखिए यहाँ पर वो जो मतदाता है उन्होंने कुछ अलग से और चिन्ह बना दिया है।
कुछ अलग से और चिन्ह बना दिया है जिससे मतदाता का पहचान हो सकता है। तो आधार में आपको क्या लिखना है? आधार में आपको लिखना है मतदाता। यहाँ पर आधार को बहुत ही छोटे रूप में लिखना है। आप अपने ढंग से कुछ भी लिख दीजिएगा, जैसे आप लोग लिख दीजिएगा मतदाता का पहचान उजागिर हो सकता है। और यहाँ पर नियम 76 एक में लिख देना, एक के बाद लिख देना का लिख देना है आपको। जैसे और मैं आपको बताऊं, ऐसे मत पत्र आपको मिला जिसको आपने खारिज कर दिया, और किस बात पर खारिज किया? उन्होंने एक से अधिक अभ्यर्थी के खानों पर चिन्ह लगा दिया था। तो आपको आधार में लिखना है एक से अधिक अभ्यर्थी को मतदान किया, आप आधार में लिख दीजिएगा। नियम 76 एक के बाद आप लोग लिख दीजिएगा छ लिख दीजिएगा। ये देखिए छ क्यों लिखेंगे, उसका कारण है ये उसमें लिखा हुआ है, उसमें एक से अधिक खाने पर चिन्ह लगाया। तो ये पूरा नहीं लिखना है, आपको लिखना है छ। और ये जो नियम है आपको पीठासीन की डायरी में सबको मिल जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलिएगा, आपको ऐसे मतपत्र भी मिले जिसमें मतांकन का चिन्ह अर्थात तीर का चिन्ह मिला ही नहीं, वो किसी के में नहीं लगाया था। तो आप लोग लिख दीजिएगा मतांकन नहीं किया है, और नियम में लिख दीजिएगा आप लोग च लिख दीजिएगा। च देखिएगा इसमें लिखा हुआ है। इस प्रकार से ये पढ़ेंगे तो आप सब अच्छे से समझ जाएंगे। साथियों, उम्मीद करता हूं आप इस मतपत्रों को समीक्षा जांच बहुत अच्छे से मतगणना अभिकर्ताओं की सहमति से जरूर कर लेंगे। इसके बाद कुछ और बात है जो हमें ध्यान देनी है, वो कौन कौन सी बातें हैं जो कि इस बात को दर्शाता है कि हमें मतपत्रों को खारिज करते समय वो कौन कौन सी बातें हैं जिसको ध्यान में रख करके उस मतपत्र को हमें खारिज नहीं करना है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए उस चर्चा को प्रारंभ करें। ऐसा भी स्थिति आ सकता है, अब ध्यान दीजिएगा साथियों, हम उस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि वो कौन कौन से मतपत्र हैं जिसे हमें खारिज नहीं करना है। तो एक बात तो बिल्कुल ठीक है, यदि ऐसे मतपत्र मिले जिसमें एक ही अभ्यर्थी के स्थान में, पूरे स्थान में कहीं पर भी एक बार तीर का सील लगा हुआ है, तो वो तो वैध हो जाएगा, उसको तो खारिज करेंगे ही नहीं। इसके अलावा देखिए क्या क्या हो सकता है। एक ये हो सकता है किसी एक ही अभ्यर्थी के खाने में अधिक बार चिन्ह लग गया हो, उन्होंने घूमते हुए तीर का जो सील है वो एक ही अभ्यर्थी के लिए कई बार दे दिए हों उसी के स्थान पर, तो ऐसे मतपत्रों को आपको खारिज नहीं करना है। ये देख लीजिए, इसका नमूना देखिए, इसका नमूना आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, देखिएगा। ये गुलाब का जो फूल है वहाँ पर एक से अधिक बार उन्होंने मतांकन कर दिया है, तो ऐसे मतपत्रों को आपको खारिज की श्रेणी में नहीं लाना है। दूसरी स्थिति ऐसे भी आ सकता है, एक अभ्यर्थी के खाने में स्पष्ट चिन्ह के अतिरिक्त उसके पृष्ठभाग पर या छायांकित भाग पर भी चिन्ह लगा है, तो इसको भी आपको खारिज की श्रेणी में नहीं लाना है। जरा देखिएगा, ये स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। ये लीजिए, यहाँ पर एक अभ्यर्थी के खाने में साफ साफ उन्होंने वोट दे दिया है, साथ ही साथ ऊपर छायांकित भाग में भी उन्होंने उस तीर का जो सील है उसको लगा दिया है, तब भी इसको आपको खारिज की श्रेणी में नहीं लाना है। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त और कुछ मतपत्र क्या क्या हो सकते हैं देख लीजिए। एक मतपत्र ऐसे हो सकता है, और इसमें गलती हमारी भी हो सकती है, हम मतपत्र को तो सही मोड़ के दें, आप लोगों को अच्छे से पता है, वर्टिकल एक बार फोल्ड करना है, उसके बाद उसको फिर ऊपर से नीचे मोड़ करके देना है, हम लोग दे दिए। लेकिन जब
मतदाता अंदर गया और उन्होंने एक अभ्यर्थी को वोट दे दिया और जिस प्रकार से हमने मोड़ा है उस प्रकार से वो नहीं मोड़ा और हॉरिजेंटल मोड़ दिया, तो होगा क्या, वो जो तीर का सील उन्होंने लगाया है उसका धब्बा किसी अन्य अभ्यर्थी के सीध में भी चला जाएगा। तो यहाँ पर पहचानने के तरीके क्या हैं, जब भी मतदाता उस घूमते तीर को वहाँ पर लगाएगा तो उसकी दिशा जो होता है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है और धोखे से मुड़ के जब दूसरे अभ्यर्थी के ऊपर जाके वो लग जाएगा तो उसकी जो दिशा है वो क्लॉकवाइज होगा। और हम यदि जल्दबाजी में ऐसे सोचे कि उन्होंने डबल या दो जगह वो सील लगा दिया है और हम उसको रिजेक्ट कर दिए तो ये बहुत बड़ी चूक हो सकता है। इसलिए जब भी आपको दो जगह मातांकन दिखे तो आप उस एरो की दिशा को जरूर देख लीजिएगा। दोनों ही जगह यदि एरो की दिशा डिफरेंट है तो ये अवैध नहीं होगा, इसको वैध की श्रेणी में लाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे और इसको आप स्क्रीन पर देख भी लीजिए, इसको आप स्क्रीन पर देख लीजिए, ये लीजिए देखिएगा यहाँ पर ये जो घड़ा छाप है उसमें सही सील लगा हुआ है, देख लीजिएगा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और वो किसी कारणवश जब उसको उन्होंने हॉरिजेंटल ऐसे मोड़ दिया तो वो जा करके रोस में भी छप गया है, लेकिन उसकी दिशा देखिए, उसकी दिशा क्लॉकवाइज है। तो ऐसे मतपत्र को आपको समीक्षा के दौरान खारिज नहीं करना है। अगले बिंदु जिसको बहुत अच्छे से हमें ध्यान देना है वो क्या है, जरा देख ले। चिन्ह किसी एक अभ्यर्थी के खाना में लगा है, बिल्कुल ठीक है, परंतु किसी दूसरे अभ्यर्थी के खाने में भी धब्बा बन गया है। कई बार मतदाता जब हम लोग अंगूठे उसका ले रहे होते हैं, अब हर जने तो पढ़े लिखे नहीं होते, तो अंगूठा में उस समय स्याही लगा रहता है। जब वो वोटिंग करता है तो किसी एक अभ्यर्थी में तो तीर का सील वो लगा देता है, लेकिन किसी कारणवश किसी अन्य जगह धब्बा भी बन जाता है। ऐसे मतपत्रों को भी आपको खारिज नहीं करना है। अगला, मतपत्र के पीछे कोई सुभेदक मोहर और हस्ताक्षर नहीं है, ये वही चर्चा है जो मैं पहले किया था। और जो प्राधिकृत अधिकारी है, प्राधिकृत अधिकारी मतलब जो पीठासीन अधिकारी है वही प्राधिकृत अधिकारी बन जाएगा। वो उसको ये लगे कि कहीं ये हमारा चूक है तो उसको भी रिजेक्ट मत करिएगा। और 99% इस केस में हमारा ही चूक होता है, इसलिए इसको ऐसे मामलों को विवेक से निपटाइएगा। उम्मीद करता हूँ जरूर आप लोग निपटा पाएंगे। अगला स्थिति, मत देते समय चिन्ह अस्पष्ट है या एक से अधिक बार लगाया गया है। यदि मतपत्र चिन्हित किए जाने का ढंग ये स्पष्ट करता है कि उसकी मंशा अभ्यर्थी को अपने मत देने का था। साथियों, ये वो वाली केस है, क्योंकि आप लोगों को पता है मतदाता कई प्रकार के होते हैं, है ना, अवस्थाएं अलग अलग होती है, हाथ कई जने का कांपते रहता है। वो जब मतांकन करता है तीर के चिन्ह से तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा का पूरा हो। 25% भी यदि दिख रहा है ना किसी एक अभ्यर्थी के पक्ष में तो उसको रिजेक्ट बिल्कुल नहीं करना है। अगला है, मतदाता मतपत्र को हाथ में लेते समय असावधानी के कारण उसके अंगूठे का निशान या धब्बा बन गया है, जिसकी चर्चा हम लोग किए थे। ऐसे मतपत्रों को भी हमें रिजेक्ट की श्रेणी में नहीं लाना है। चलिएगा, कुछ बातें स्क्रीन पर आ रही है उसको ज़रूर देखिएगा। ये वही बात है, ये इन्होंने मतांकन तो अच्छे से किया है लेकिन धोखे से यहाँ पर अंगूठे का जो वहाँ पर चिन्ह है वो आ गया है, इसको रिजेक्ट की श्रेणी में बिल्कुल नहीं रखना है। और एक केस है, देखिए, ये मतदाता गया और वहाँ पर तीर का चिन्ह लगाया, लेकिन मैंने बोला कई प्रकार के कई आयु वर्ग के मतदाता हैं, हाथ पैर कांपते रहते हैं। ऐसे मतदाता भी मतदान करने आएंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है
कि उसकी जो भाग है उसी में पड़े। हो सकता है कुछ भाग छायांकित में भी पड़ जाए, तो उसको भी आपको रिजेक्ट की श्रेणी में नहीं लेना है। ये आपको दिख रहा होगा, कुछ भाग 5-10% छायांकित भाग में है, इसको रिजेक्ट बिल्कुल नहीं करना है। कुछ ऐसी स्थिति, ये देख लीजिएगा, ये मतदाता आया और पूरा का पूरा सील नहीं दिख रहा है, एक भाग, एक हिस्सा आपको नहीं दिखाई दे रहा है, इसका 50%, 75% भी नहीं दिख रहा है, तब भी इसको रिजेक्ट नहीं करना है। इस प्रकार से आप बहुत अच्छे से इस स्थिति से निपटेंगे। एक और स्थिति आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसका कुछ हिस्सा छायांकित भाग में चला गया है, लगभग 40-50%, तो इसको भी आपको अवैध की श्रेणी में नहीं लेना है। साथियों, यदि हम लोग विवेक से काम लें, बहुत अच्छे से सावधानी पूर्वक काम करें, तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बनेगा जो हमें परेशान कर दे और आप बहुत अच्छे से इस चुनाव को संपन्न करा के आ सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, समीक्षा या जांच, है ना। अलग अलग अभ्यर्थियों की जो मत पत्र है उसको गिनने से पहले आप समीक्षा और जांच अच्छे से कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आपका 75% टेंशन दूर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं साथियों, ये वीडियो आपको ज़रूर मदद करेगा। ये वीडियो यदि अच्छा लगा तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे परिणाम जो पत्रक है वो किस प्रकार से बनाया जाता है और गणना पर्ची कैसे बनाया जाता है, इस बारे में हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।